देखेंगे आप, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में यह किस प्रकार का श्रम विधान है? तो सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है, सोशल सिक्योरिटी संबंधी श्रम विधान है। यह अधिनियम 12 दिसंबर 1961 को पारित हुआ। यह संगठित क्षेत्र की महिलाओं को लाभ देता है जहां 10 या अधिक श्रमिक काम करते हैं, महिला श्रमिक काम करती है। यह अधिनियम जो है आप देखेंगे कि भारत के सभी कारखानों, खान बागानों, बंदरगाहों, रेलवे, घुड़सवारी इत्यादि में लागू होता है। समूची सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में लागू कर सकती है। समूची सरकार का अर्थ होता है केंद्र व राज्य सरकार। इसके लिए कंडीशन दिए गए हैं, शर्त किन किन महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो एक कंडीशन है कि यदि कोई महिला कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष में यानी 12 माहों में कम से कम 80 दिनों तक काम किया हो तो वह मातृत्व हित लाभ की हकदार होगी। लाभ की अवधि कितनी होगी? लाभ 26 सप्ताह का मिलेगा। 8 सप्ताह प्रसव पूर्व, 18 सप्ताह प्रसवोपरांत। प्रसव का मतलब होता है मां बनने से पहले, 18 प्रसवोपरांत का अर्थ होता है मां बनने के बाद लाभ मिलेगा। देखेंगे कि प्रसव पूर्व 8 सप्ताह का लाभ देखेंगे। प्रसवोपरांत 8+8 अगर नहीं लेती है तो उस महिला कर्मचारी को प्रसवोपरांत मां बनने के बाद 26 सप्ताह का लाभ एक ही साथ दे दिया जाएगा। देखेंगे इसमें यदि कोई महिला कर्मचारी प्रसव पूर्व छुट्टी पर गई हो तो क्या वह कारखाने में काम कर सकती है? तो हाँ, काम कर सकती है। अब इसमें देखेंगे कि यह भी व्यवस्था की गई है कि यह लाभ कब तक मिलेगा? तो प्रथम 2 जीवित बच्चे तक लाभ मिलेगा। 2 से अधिक बच्चे होने पर 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा। प्रश्न पूछा जा सकता है, यह लाभ कब तक मिलेगा? आपका उत्तर होगा प्रथम 2 जीवित बच्चे तक। प्रथम 2 जीवित बच्चे तक लाभ मिलेगा। 2 से अधिक बच्चे होने पर कितने दिनों का लाभ मिलेगा? फिर प्रश्न पूछता है 2 से अधिक बच्चे होने पर कितने दिनों का लाभ मिलेगा? आपका आंसर होगा 12 सप्ताह का। 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा। देखेंगे सेरोगेसी मां को 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा। 12 सप्ताह के लाभ मिलेगा। अब 3 माह से कम आयु के बच्चे को गोद लेने वाली मां को 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा। 3 माह से, देखेंगे यहां 3 माह लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। 3 माह से कम आयु के बच्चे को गोद लेने वाली मां को 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। और सेरोगेसी मां को, जो किराए की मां होती है, पढ़ते होंगे आप, वैसी मां को लाभ मिलेगा कितने दिन का? 12 सप्ताह का मिलेगा।
यह लाभ तब तक प्राप्त होगा जब तक मां एवं बच्चे दोनों में से कोई एक जीवित हो। दोनों की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के दिन से लाभ समाप्त हो जाएगा। तो मृत्यु के दिन से लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि मां की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को लाभ मिलेगा, बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो मां को लाभ मिलेगा। यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के दिन से लाभ समाप्त हो जाएगा। ये इसके अंतर्गत प्रोविजन है। अब आप देखेंगे अगला प्रश्न, मेडिकल बोनस कितना मिलता है? मेडिकल प्रश्न होगा, मेडिकल बोनस कितना प्रावधान है, कितना देने का प्रावधान है? तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा रुपया 5,000। 5,000 रुपया मेडिकल बोनस देने की व्यवस्था है। ये मेडिकल बोनस। अब पूछा जा सकता है कि गर्भपात, ओवर्सन, प्रश्न देखेंगे ओवर्सन की स्थिति में लाभ जो मिलेगा वह 8 सप्ताह का लाभ मिलेगा, 8 सप्ताह का मिलेगा। और देखेंगे कि ये हो गया आपका बंध्याकरण की स्थिति में। बंध्याकरण की स्थिति में जो ट्यूब लगाया जाता है महिलाओं का, वैसी स्थिति में लाभ मिलेगा 2 सप्ताह का। यदि कोई महिला कर्मचारी पुनः कारखाने में काम करने आती है, यदि कोई महिला कर्मचारी पुनः कारखाने में काम करने आती है, तो उसके नवजात शिशु को, बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो टाइम मिलेगा 4 अंतराल की व्यवस्था है। यानी वो जब तक काम करेगी 8 घंटे, उस अवधि में 4 बार बच्चे को दूध पिलाने के लिए नर्सिंग ब्रेक, दुग्धपान कराने के अंतराल दिए जाएंगे। फिर उससे पूछेगा कि उसके बच्चे को अगर काम पर आती है तो उसके बच्चे को शिशु गृह में रखा जाएगा। तो शिशु गृह में कैसे रखा जाएगा? शिशु गृह में महिला कर्मचारी को उसके नवजात बच्चे को 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे को शिशु गृह में रखा जा सकता है। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को दूध पिलाने के लिए 1.5 वर्ष, 1.1/2 वर्ष दूधपान कराने का नर्सिंग ब्रेक जो मिलेगा वह 1.5 वर्ष तक मिलेगा। देखेंगे, आप देखेंगे। और शिशु गृह 6 वर्ष की आयु तक लाभ मिलेगा। इसमें निःशुल्क दाई, प्रशिक्षित दाई, अल्पाहार, दूध, बिस्कुट, खिलौने का निःशुल्क व्यवस्था नियोजक करेगा। ये इसके अंतर्गत
व्यवस्थाएं की गई है। इसी से प्रश्न आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत पूछा जा सकता है। इसके अलावे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 से प्रश्न नहीं आ सकता है, मेरा मानना है, क्योंकि एक्ट के अंतर्गत यही प्रश्न बनता है। अब आप देखेंगे अगला चैप्टर, अगला चैप्टर है बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 देखेंगे। बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966। यह किस प्रकार का श्रम विधान है? तो आप देखेंगे कि बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 संरक्षा प्रोटेक्टिव संरक्षा संबंधी श्रम विधान है। संरक्षा संबंधी श्रम विधान है। बीड़ी एवं सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966 कब पारित हुआ? तो यह अधिनियम 30 नवंबर 1966 को पारित हुआ तथा 1 दिसंबर 1966 से लागू है। 30 नवंबर 1966 को पारित हुआ और 1 दिसंबर 1966 से लागू है। आप देखेंगे कि या बीड़ी एवं सिगार जो बनते हैं, बीड़ी आप जानते ही हैं जो पिया जाता है, और सिगार जो है उसका बड़ा रूप है, सिगरेट से बड़ा होता है, उसमें भर करके पिया जाता है। जो फिल्म में आप देखे होंगे राजकुमार वगैरह की फिल्म में, बीड़ी एवं सिगार यह असंगठित क्षेत्र का नियोजन है। असंगठित क्षेत्र का नियोजन है। आप देखेंगे कि बीड़ी एवं सिगार में इसमें क्या व्यवस्थाएं की गई है? इसमें व्यवस्थाएं यह की गई है कि बिना जो है लाइसेंस का यह उद्योग संचालित नहीं किया जा सकता है। इसमें ठेकेदार होता है, ठेकेदार लाइसेंस लेता है और तब बीड़ी बनवाता है। आप देखेंगे बीड़ी झारखंड के पलामू, बिहार के जमुई, फिर देखेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में तेंदू पत्ते से बनाए जाते हैं। इसमें लाइसेंस लेना होगा। यह लाइसेंस 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। देखेंगे 1 वर्ष की समाप्ति के बाद 30 दिनों के अंदर नवीनीकरण रिन्यूअल कराना
अनिवार्य होगा, नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा, उसका रिन्यूअल कराया जाएगा 30 दिनों के अंदर। फिर आप देखेंगे इसमें, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पूछेगा कि बीडीएम, सिगार, क्रमकाल, क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी क्या प्रावधान है? तो स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान आप लिख देंगे। पहला, सफाई, सफाई की व्यवस्था, संवातन, संवातन का मतलब होता है वेंटिलेशन, संवातन, तापमान, प्रकाश, अति भीड़, शौचालय एवं मूत्रालय, पेयजल, इसके अंदर ये व्यवस्थाएं हैं। फिर आप पूछेगा कल्याण संबंधी कौन कौन से प्रावधान है? तो कल्याण संबंधी प्रावधान देखेंगे, इसमें है धुलाई की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड, कैंटीन, शिशु गृह। अब पूछेगा कि कैंटीन में क्या व्यवस्था है? तो कैंटीन में देखेंगे आप, ये कैंटीन में जहां देखेंगे कि 250 से अधिक श्रमिक काम करते हो, वहां कैंटीन की स्थापना की जाएगी। शिशु गृह की स्थापना, जहां 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हो, वहां शिशु गृह की स्थापना की जाएगी। देखेंगे इसी तरह से शौचालय और मूत्रालय में कम से कम 3 फीट की ऊंचाई तक टाइल्स लगा होना चाहिए। पेयजल में देखेंगे, पेयजल की जो सुविधा होगी वह शौचालय और मूत्रालय से कम 6 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, कम से कम 6 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। ये इसके अंदर व्यवस्था है। और प्रोविजन क्या है? कार्य के घंटे, आवर्स ऑफ वर्क, कार्य के घंटे में क्या व्यवस्था है? दैनिक किसी भी व्यस्त श्रमिक से दैनिक 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। साप्ताहिक, किसी भी व्यस्त श्रमिक से साप्ताहिक 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता है। देखेंगे साप्ताहिक 1 दिन की छुट्टी देना अनिवार्य होगा। अतिकाल, किसी भी व्यस्त श्रमिक से ओवर टाइम, अतिकाल दैनिक 10 घंटे तथा साप्ताहिक 54 घंटे से अधिक का नहीं होगा। ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ये 9 घंटे 48 घंटे, 1 दिन छुट्टी, दैनिक 10 घंटे, साप्ताहिक 54 घंटे ओवर टाइम में। उसी प्रकार पूछेगा कि
महिलाओं से रात्रि 10 बजे के बाद तथा सुबह 6 बजे से पहले काम नहीं लिया जाए। देखेंगे अलग अलग एक्ट में अलग अलग दिया हुआ है। कारखाना अधिनियम में 10 से 5, बीडी सिगार में 10 से 6, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार आप देखेंगे कि बीडीएम सिगार के अंतर्गत जो क्वेश्चन बना, इसके अलावा अब ज्यादा नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन कम बनेगा। अब अगला चैप्टर देखेंगे, समान उपादान। एक सेकंड, उपादान संदाय अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उपादान संदाय अधिनियम 1972। ग्रेच्युटी आप जानते ही हैं, कारखानों में मिलता है। कितना मिलता है अभी हम आप लोग को बताएंगे, देखेंगे। तो उपादान संदाय अधिनियम 1972 किस प्रकार का श्रम विधान है? तो यह सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है। श्रम विधान है सामाजिक, सोशल सिक्योरिटी। दूसरा देखेंगे इसमें, इसका लाभ किसे मिलेगा, किसको मिलेगा, देखेंगे। इसके लिए कंडीशन है, शर्त है। क्या शर्तें हैं? यदि कोई कर्मचारी किसी कारखाने में लगातार 5 वर्ष की सेवा किया हो, 5 वर्ष की सेवा किया हो, वह उपादान ग्रेच्युटी का हकदार होगा। ग्रेच्युटी का हकदार होगा। साथ ही आप देखेंगे कि इस 5 वर्ष यह शर्त उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जिसकी इस 5 वर्ष की अवधि में, इस 5 वर्ष की अवधि में उसकी मृत्यु हो गई हो या दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया हो, तो वह 5 वर्ष नहीं भी काम किया है फिर भी उसे लाभ मिलेगा। दूसरा बात देखेंगे, समझाएंगे हम आपको कि उपादान है क्या, उपादान किसको कहते हैं। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि उपादान की परिभाषा जानना जरूरी है। उपादान की परिभाषा जो है इस अधिनियम में नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर, न्यायालय के डिसीजन पर ही इसे डिफाइन किया गया है कि उपादान से तात्पर्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो नियोजक द्वारा कुछ राशि का भुगतान किया जाता है, कुछ राशि का भुगतान किया जाता है जिससे उसकी वृद्धावस्था
वृद्धावस्था सही तरीके से चल सके तो उसे उपादान कहा जाएगा। देखेंगे भारत में उपादान देने की परंपरा की शुरुआत निजी कंपनियों द्वारा की गई, टिस्को द्वारा की गई, डालमिया द्वारा की गई, बिरला द्वारा की गई, डीसीएम द्वारा की गई। उसके बाद भारत के अन्य कारखानों में उपादान देने की परंपरा शुरू हुई और इसकी अब कानून बन गया। इस कानून बनने के बाद जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल होता है वहां जो है उसको लाभ मिलता है। लाभ कितनी दी जाती है, लाभ की राशि कितनी होती है? लाभ की कुल राशि जो होती है वह राशि 20 लाख अधिकतम जो होगी 20 लाख तक की होगी। 20 लाख अधिकतम, न्यूनतम सीमा नहीं है, गणना की जाती है। कैसे गणना की जाती है ये भी मैं बता दे रहा हूं। उपादान की राशि की गणना उपादान की राशि की गणना कैसे होगी देखेंगे। यदि कोई कर्मचारी, देखेंगे दो तरह के कारखाने होंगे, एक 12 मासी कारखाने, एक मौसमी कारखाने। तो 12 मासी कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को देखेंगे 1 वर्ष की सेवा के लिए, 1 वर्ष की सेवा के लिए मानी 1 वर्ष काम किया हो कारखाने में तो उसे 15 दिनों की मजदूरी, 15 दिनों की मजदूरी उपादान के रूप में प्राप्त होगा। 15 दिनों की मजदूरी। अब मौसमी कारखानों में काम करने वाला जो सालों भर नहीं चलता है, उन कारखानों के लिए 1 वर्ष की सेवा के लिए, 1 वर्ष की सेवा के लिए 7 दिनों की मजदूरी उपादान के रूप में प्राप्त होगा। यानी जो सालों भर कारखाना चलता है उसमें श्रमिक काम करते हैं तो 15 दिन की मजदूरी, और जो मौसमी कारखाने होते हैं जो सालों भर नहीं चलता है उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को 7 दिन की मजदूरी दी जाएगी। देखेंगे यदि कोई कर्मचारी किसी कारखाने में एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 माह या अधिक दिनों तक काम किया हो तो उसे 1 वर्ष मान लिया जाएगा, तो उसे 1 वर्ष मान लिया जाएगा तथा गणना में शामिल किया जाएगा। लेकिन 1 वर्ष से कम काम किया हो तो गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी गणना कैसे होगी देखेंगे। गणना होती है, जो पूछेगा इसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो 2 तरह के कारखाने हैं, एक देखेंगे 12 मासी हैं, 12 मासी कारखाने हैं। तो 12 मासी कारखानों में 12 मासी कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 12 मासी में, इसमें भी 2 तरह के कर्मचारी होंगे, ये ध्यान रखेंगे। इसमें भी 2 तरह के कर्मचारी होंगे। पहला,
पहला देखेंगे, एक होंगे जो 12 मासिक वेतन प्राप्त करने वाले या मासिक मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की 15 दिनों की मजदूरी की गणना 15 दिनों की मजदूरी की गणना बराबर अंतिम मासिक मजदूरी बटा 26 गुणे 15। अब अंतिम मासिक मजदूरी कितनी है, अब बटा 26 गुणे 15। 26 कहां से आया आप लोग पूछेंगे, तो 26 जैसे महीने में 4 संडे पड़ता है, 4 संडे काम नहीं होता है, इसलिए इसको 26 माना गया है, तो 26 हो गया। अब दूसरा देखेंगे, मासिक वेतन, मासिक हो गया, दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए 15 दिनों की मजदूरी की गणना बराबर देखेंगे विगत 3 माहों में किए गए काम के दिनों की संख्या बटा उन 3 माहों में एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। विगत 3 माह में प्राप्त मजदूरी बटा उन 3 माहों में किए गए काम के दिनों की संख्या गुणे 15। उसी तरह से मौसमी कारखानों में काम करने वाले के लिए बी, मौसमी कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इसमें भी क्या है, मौसमी कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, इसमें भी 2 तरह के कारखाने हैं। एक पहला हो गया 2 तरह के कर्मचारी हैं। पहला हो गया मासिक मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की 7 दिनों की मजदूरी की गणना बराबर, फॉर्मूला वही हो जाएगा, अंतिम मासिक मजदूरी बटा 26 गुणे 7, वहां 15 करना,
यहां 7 हो गया। दूसरा, दैनिक मजदूरी, डेली बेसिस प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों की 7 दिनों की मजदूरी की गणना बराबर हो जाएगा, गणना बराबर विगत 3 माह में प्राप्त मजदूरी बटा 3 माह में किए गए काम के दिनों की संख्या गुने 7। तो ये देखेंगे, ये आपका हो गया उपदान समुदाय अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रोविजन। देखेंगे कि एक्ट में, कानून में सिर्फ फैक्चुअल है, फैक्चुअल चीज की जानकारी रखेंगे, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप जो है सिर्फ इसका टर्म को जानिए, फैक्चुअल चीज हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़े, उसी से क्वेश्चन आएगा। इतना आप जो है निफिक्र रहिए और एक बार जो है बुक को पढ़ लेंगे और साथ ही जो वीडियो डाला जा रहा है YouTube पर उसको भी एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये जो हो गया आपका उपदान। पूछेगा क्या इसमें, उपदान की राशि कितनी दी जाती है, तो आपका उत्तर रहेगा उसमें 15 लाख, अधिकतम 15 लाख, अधिकतम 10 लाख, अधिकतम 20 लाख, अधिकतम 25 लाख। आप सीधे क्या करेंगे, 20 लाख, अधिकतम 20 लाख दिए जाएंगे। पूछेंगे उपदान प्राप्त करने के लिए उपदान अनुसंधान अधिनियम 1972 के अंतर्गत क्या शर्तें रखी गई है। ऑप्शन देगा, यदि कोई कर्मचारी 3 वर्ष तक काम किया हो, 2 वर्ष तक काम किया हो, 4 वर्ष तक काम किया हो, 5 वर्ष तक काम किया हो। आपको वही पढ़ाए हैं, 5 वर्ष तक काम किया हो तो उसे लाभ मिलेगा। तो ये जो है आप एक्चुअल चीज जो है, जो क्वेश्चन बनता है उस पर आप ध्यान देंगे, फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे माइंड में आपको आएगा वहां विकल्प रहेगा, विकल्प में बना देंगे, बाकी कुछ नहीं है। एक बार इसको बढ़िया से ढंग से पढ़ने आपका 15-20 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आज 3 ठो एक्ट हम पढ़ा दिए, कम नहीं है, अब पहले पढ़ा दिए हैं, अब 4-5 गो एक्ट और होगा, 6 गो तो उसको पढ़ा देंगे, फिर कल पढ़ाएंगे। अभी फिर पढ़ाएंगे तो 10 मिनट समय है तो नहीं हो पाएगा, तो कम ही कम पढ़िए, अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है। हम इसको मुश्किल से सब टोटल जिस दिन से पढ़ा रहे हैं उस दिन से लेकर के 1-1.25 मंथ लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, हम इसको सब पढ़ा देंगे। तो ठीक है, आज रहने देते हैं। हाँ, बस ऐड कर दिया है, नहीं काटे नहीं, काटे नहीं।